कथाक्रम के विषय को लेकर बहुत जिज्ञासा थी कि इस विषय में को रखने का उद्देश्य क्या था। जो नोट भेजा था शैलेंद्र सागर जी ने या आयोजकों के द्वारा, उसमें एक बात मुझे बहुत अच्छी से छू गई कि प्रेमचंद के साहित्य को अपवाद मान लें तो हिंदी साहित्य के केंद्र में किसान कभी नहीं रहा, न जमींदारी काल में और न स्वतंत्र भारत में। बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। काश हम हिंदी के रचनाकार इस बात को समझें और इस बात को दर्ज करें। बहुत सुखद सूचना के साथ शुरुआत कर रहे हैं। दो सूचनाएं आज बड़ी महत्वपूर्ण हैं और दोनों कथाक्रम परिवार से जुड़ी हुई हैं। शिवमूर्ति जी को इफ्को सम्मान की घोषणा हुई है, उसकी ताली बनती है। दूसरी चीज कि पंकज मित्र जी भी आज कथाक्रम में आयोजित गोष्ठी में हैं और उनको कथाक्रम सम्मान मिला है, इसके लिए ताली बनती है। तो दो प्रमुख सूचनाएं। और इसके बाद एक साल के आंदोलन के बीच 700 से अधिक शहादत देने वाले किसानों और लखीमपुर खीरी में सत्ता के साए में थार से कुचले गए किसानों को श्रद्धांजलि देते हुए हम अपनी बात शुरू करते हैं। एक साल के दौरान सबसे ज्यादा आंदोलन के दौरान सबसे ज्यादा भारतीय पत्रकारिता को रेखांकित किया गया सत्ता के बाद, क्योंकि पत्रकारिता मेरा पहला प्यार है, और उसके चरित्र को लांछित किया गया। खूब लांछित हुई और उसकी खूब लानत मलामत हुई, होनी भी चाहिए। लेकिन पत्रकारिता के एक दूसरे वर्ग ने उसके साथ कैसा बर्ताव किया, ये भी रेखांकित करने वाली चीज है। यहाँ किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेना, किसी चैनल विशेष का नाम लेना, किसी पत्र पत्रिका का नाम लेना, क्योंकि समय की बाध्यता है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। नागरिक पत्रकारिता बहुत बड़ा काम जिसने किया इस एक साल के दौरान, लेकिन दो तीन नाम लेना मेरी मजबूरी है। पिछले 30 साल के दौरान ये नाम कैसे रेखांकित किए गए और हमें समझना चाहिए कि ये नाम कौन। पी साईनाथ अंग्रेजी के पत्रकार, लेकिन अनुवाद के जरिए हम उनको हिंदी में जानते हैं, खूब पढ़ते हैं। देवेंद्र शर्मा मूलतः अंग्रेजी के पत्रकार, किसानों की जैसी समझ, मैं कहता हूं, मैं दावे के साथ कहना पड़ेगा कि हम हिंदी के रचनाकारों में कितनी समझ देवेंद्र शर्मा और पी साईनाथ जैसे, यह कितना बड़ा काम जितना उन्होंने किया है या कर रहे हैं, और दोनों अनुवाद के जरिए हम पढ़ रहे हैं। हरीश दामोदरन जो इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार हैं, लगा खाली खेती किसानी पे कर रहे हैं। हमारे पास हिंदी के पत्रकारों की अगर हम बात करें तो इन तीन पत्रकारों के बराबर कौन पत्रकार खड़ा हुआ है? मुझे तो नहीं लगता है। अगर आप लोगों में से कोई मुझे अवगत कराएंगे तो मैं अपनी जानकारी में इजाफा करूंगा। हिंदी के पत्रकार को कोसने वाले हम हिंदी के लेखक कहाँ खड़े हैं, ये भी समझना पड़ेगा कि इस 30 सालों के दौरान ऐसा नहीं कि लिखा नहीं गया, लिखा गया, लेकिन हम जो एक साल के दौरान हिंदी के पत्रकारिता को, हिंदी के पत्रकारों को जो कोसा है दिन रात हम सभी लोगों ने, हम अपना मूल्यांकन करें कि हम लोग कहाँ खड़े हैं। अगर हिंदी के पत्रकार अपराधी हैं किसानों को खलनायक बनाने के लिए, 70% आबादी को पत्रकारिता के दायरे से बाहर फेंकने के लिए, तो हम हिंदी के लेखकों ने क्या किया? हरित क्रांति और भूमंडलीकरण के बाद जो स्थितियां हुई हैं गांव और किसान के लिए, हिंदी के लेखकों ने उसके साथ कितना न्याय किया। देश की 70%, अलग अलग आंकड़े हैं, कोई 65%, कोई कमेटी 65% कहती है, कोई कमेटी 68% कहती है, कोई 70%, लगभग एक मोटा मोटी आंकड़ा हम लोग मान के चलते हैं 68 से 70% है। उस 68 से 70% आबादी और हिंदी में जो लिखा जा रहा है उस आबादी के प्रतिशत का जरा मिलान करके देखिएगा तो हमें अपने अपराध बोध में जीने को हम मजबूर हो जाएंगे। अगर उपन्यासों की बात करें तो मैं नाम में और लेखकों के नाम में, उपन्यास नाम में और लेखकों के नाम में बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि समय की बाध्यता है।
डूब है, हलफनामे हैं, फांस है, गांव भीतर गांव है, आखिरी छलांग है, कंदील है, अकाल में उत्सव है। कुछ नाम हो सकता है छूट रहे हैं, ठीक है। इसमें कुछ मुद्दे उठाए गए हैं। कहानी और उपन्यास से अगर आगे बढ़े, कहानी और कविता में थोड़ी स्थिति हमें बेहतर दिखती, जैसा मैंने पहले कहा, लेकिन संतोष नहीं किया जा सकता। वहां पर भी निराशा के बादल हैं। नाटकों में तो और गंभीर सूखा, नाटक क्षेत्र में इन जो चीजें इस दौरान लिखी गई हैं, उसमें जो मुद्दे उठाए गए हैं, जिस तरीके से एनजीओ कल्चर है, बाढ़ है, पानी है, बांध और विकास है, सूदखोरी है, कर्ज की समस्या है, बैल हैं, इस तरीके के विषय उठाए गए। कई कहानियों में, नाटकों में, कविताओं में, उपन्यास में गांव है, किसान है, लेकिन जो 30 साल की जो नई चुनौतियां हैं वो गायब। अब हिंदी का लेखक या हम हिंदी के जो समाज विज्ञान के भी लोग हैं, पत्रकारिता कि वो लोग इतने कटे क्यों हैं, सवाल इस बात का है। अगर हम दूसरे भाषाएं देखें, मराठी देखें, बांग्ला देखें, मलयालम देखें, तेलुगु देखें, और उसमें जा सकते हैं, वहां ये स्थिति नहीं है। हिंदी से हमें सुखद स्थिति देखने को मिलती। इस एक साल के दौरान कई दूसरे भाषाओं के लोगों से बात हुई है, या जो समीक्षाएं हमने पढ़ी हैं, उसमें ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिलती। अपवाद छोड़ दिया जाए, जैसा मैंने पहले कहा कि लिखा गया है, ऐसा नहीं कि लिखा नहीं गया। अपवाद छोड़ दिया जाए तो जो खेती और किसानी की इस 30 साल के दौरान की जो नई चुनौतियां हैं, क्या उनके बारे में हमको पता है? बिल्कुल नहीं पता है, जहां तक मैं बात कह रहा हूं, क्योंकि हम गांव जाते ही नहीं। अगर हमारी जेब में खाने भर का थोड़ा पैसा गुनगुना जाता, हमारी जेब थोड़ी गुनगुना जाती, तो हम सबसे पहले जो काम करते हैं वो अपने गांव से कटाव करते हैं। हम उसको बहुत हेय दृष्टि से देखते हैं। हम खेत की मेड़ पर जाना हम सबसे पहले अपना रोकते हैं, और अपने बच्चे का तो हम सवाल ही नहीं उठता कि हम उसको जाने दें, क्योंकि हम धूल और गर्दा को हम इतना दूसरे तरीके से देखते हैं। या हम जाते भी हैं तो पिकनिक के तौर पे जाते हैं, 2 दिन के लिए गए, 3 दिन के लिए गए, फोटो खिंचवाई, इंजन पे, ट्यूबवेल पे नहाया, साग रोटी खाई, उसका बखान किया और हम चले आए। नहीं तो एक तो ज्ञान का इतना घनघोर घमंड है, जो हम सामान्य मजदूर से, मतलब मैं ऐसा नहीं कि मैं सबकी बात कर रहा हूं, लेकिन अधिकाधिक की यही स्थिति है कि हम सामान्य आदमी से उसके धरातल पे उतर के बात ही नहीं करते। जब हम उसके धरातल पे उतरेंगे नहीं तो हमसे क्यों बात करेगा? क्या उसका लाभ है? क्या हम उसका फायदा पहुंचा रहे हैं? हम बात ही नहीं करते हैं। अब सवाल यह है कि जो मैंने चुनौतियां दर्ज की गई हैं गांव को जीते हुए थोड़ा सा, या मैंने तद्भव की किसान की पीड़ा में एक 60 पेज का एक शोध आलेख अखिलेश जी के सौजन्य से छपा था, तद्भव के सौजन्य से, उसमें मैंने जो दर्ज की, उसमें बहुत सारी आगे चीजें बढ़ी, जैसे भूमि अधिग्रहण, विकास के नाम पर किस तरीके से जमीनों की 30 साल में लूट की गई। जेवर एयरपोर्ट अभी परसों का उदाहरण है। बड़े बड़े विज्ञापन, बड़ी बड़ी संपादकी, बड़े बड़े लेख, लेकिन उस जेवर एयरपोर्ट में जिनकी जमीनें हैं वो कहीं नहीं। उनको जगह तक बहुत सारे किसान हैं, उनमें उनको जगह, सेज में किस तरीके से किसानों की जमीन की लूटपाट मची। रासायनिक खाद, गांव और किसान का पानी किस तरीके से शहर खींच रहे हैं। एक अध्ययन किया है पीसाई नाथ ने कि महाराष्ट्र के, बंबई के आसपास के जो जिले हैं उसका पानी किस तरीके से शहर खींच रहे हैं, और जिसका पानी शहर खींच रहे हैं वही किसान अब उन शहरों में मजदूरी करने को विवश हो गए, क्योंकि खेतों में कुछ होता नहीं। जो रासायनिक खाद की कहानी है, जब रासायनिक खाद की जरूरत होती है तो भयानक अकाल दिखा दिया जाता है, क्योंकि स्टॉक नहीं है। 400 रुपए की बोरी है, 1200 रुपए की बोरी है, वो 1800 की बिक रही। ठीक है, 50 किलो की बोरी थी, 45 किलो की कर दी गई। 400 रुपये, 300 रुपये रेट बढ़ा दिया गया। अलग का बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां हैं। बीजों की कहानी, बीजों की बात उठाइए तो
जो जिनको मुद्दों से जिन गुलाटी और फुलाटी जितने भी लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं, ज्यादा उत्पादन है तो बीजों को इस्तेमाल करना पड़ेगा, वैसे जो कारपोरेट कंपनियों के बीज हैं। सवाल इस बात का है कि देसी बीजों को ज्यादा उत्पादित करने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने क्या किया, कृषि वैज्ञानिकों ने क्या किया? किसान को बीजों के मामले में, खाद के मामले में, एक गलत शब्द है लेकिन मैं इस्तेमाल करना चाहूंगा, किसानों को पूरी तरीके से बधिया बना दिया गया। अब स्थिति है कि देसी बीज लगभग खत्म, और जो कारपोरेट सस्ते दर पे बीज उपलब्ध कराते थे, अब वो मनमाना रेट पे, जब बीज की जरूरत है, क्राइसिस है, और मनमाना रेट उस बीज का। आप समझिएगा कि जो अमेरिकी कंपनियां हैं या बाहर की कंपनियां हैं बीजों के मामले में, उनके आपके गांव स्तर तक स्टॉल खुल गए, गांव स्तर तक। हमें क्या इस बात की जानकारी है? पूरा पैकेज है उनके पास कि आप बीज लीजिए, बीज ऐसा आप बोएंगे जिसमें बहुत सारी खरपतवार होगी, जब खरपतवार होगी तो उन्हीं की आप दवा लेंगे उस खरपतवार को नष्ट करने के लिए, और जब नष्ट करेंगे उस खरपतवार को तो उसमें बहुत सारे कीड़ा लगेगा, फिर उस कीड़े को मारने की उनकी दवा लीजिए। तो एक पूरा जाल बना हुआ बीजों की कहानी है। न्यूनतम समर्थन मूल्य है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की डिबेट कही जा रही कि न्यूनतम समर्थन मूल्य है, रहेगा, जारी रहेगा। सवाल ये कितने परसेंट न्यून? 6% मात्र न्यूनतम समर्थन मूल्य देश के किसानों को मिल रहा, और उसमें वो 6% वास्तविक किसान नहीं, उसमें दलाल हैं, उसमें नेता हैं। पूरी डिबेट है, और हम हिंदी के लोग न्यूनतम समर्थन मूल्य कैसे काम करता है इसके बारे में लगभग मुझे लगता है 95% हम लोग अनजान हैं। जो अभी डिबेट हो रही है कि यूपी का किसान, बिहार का किसान इस आंदोलन में क्यों नहीं है, क्योंकि उसके पास कुछ खोने को नहीं है। उससे तो न्यूनतम समर्थन मूल्य इस जीवन में नहीं मिला। मेरी 40 साल की उम्र हो गई, हम सब कुछ लिखते पढ़ते हैं, हमारे पिताजी आज तक जीवन में 1 तोला न्यूनतम समर्थन मूल्य पे नहीं बेच पाए। पिछले साल 1000 रुपए में धान 10-5 कुंटल था, 1000 रुपए में बेचा गया। और इसमें अब सवाल एक और सवाल उठता है कि यह आंदोलन क्यों नहीं बना। सर मैं 2 मिनट में अपनी बात करूं, आंदोलन क्यों नहीं बना? तो आंदोलन इसलिए नहीं बना, इस न्यूनतम समर्थन मूल्य में चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, सपा हो, बसपा, जितने भी राजनीतिक दल हैं उसके सारे नेता इसका लाभ उठा रहे हैं, उनके कारिंदे लाभ उठा रहे हैं, उनके लठैत लाभ उठा रहे हैं, लेकिन आम किसान को, लेकिन इसकी बात की हमको जानकारी नहीं, इसलिए साहित्य में नहीं। आवारा पशुओं की समस्या 2014 से हम लोग कैसे झेल रहे हैं? पूरी आबादी फसल बोने के समय से लेकर कटने तक लगभग आबादी खेतों में पड़ी हुई है। वो उसको सांप काट रहा है, उस पर भेड़िया हमला कर रहा है। इस घनघोर जाड़े में जिसमें हम 3 कमरे के अंदर हमारी हालत खराब होती है, उस घनघोर जाड़े में किसान खुले में पड़ा हुआ है। 70% आबादी का, एक परिवार का एक आदमी जिस खेत में फसल लगी हुई उस खेत में फसल, और 6 महीने 5 महीने 29 दिन वो बचा ले जाता है, और एक दिन नींद का झोंका आता है, काम खत्म हो जाता है। किस त्रासदी से किसान गुजर रहा। खेती का विभाजन है, सब्जी किसानों की बात होती है लेकिन सब्जी के किसानों की बात नहीं होगी, फूल के किसान की बात नहीं होगी, फल के किसान के, पूरा हिमाचल तबाह कर दिया गया, शिमला, पूरा हिमाचल से सेब के किसानों को तबाह कर दिया गया। अडानी अंबानी जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, हमें नहीं पता है, ठीक है। अभी बाढ़ आई बेमौसम, भयानक रूप से बेमौसम बारिश हुई, बाढ़ आई, यूपी के 35-36 जिले प्रभावित हैं, केरल है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, अभी आंध्रा है, सब पर्यावरण का नुकसान। कहीं कोई बात होती कि इससे किसान कितना प्रभावित हुआ? खरीफ की फसल चली गई क्योंकि पकने के लिए खेत में खड़ी थी, और रबी की फसल आप इसलिए नहीं बो सकते हैं समय पे क्योंकि खेत में पानी भर गया। अब वो कब सूखेगा और कब खेत कब सूखेगा, कब उसकी जुताई होगी, क्योंकि 14 नवंबर इस रबी की बुआई की लास्ट डेट जो सरकारी जो विशेषज्ञ बताते हैं। तो ये सारी सब मतलब दोनों फसलें प्रभावित हो गई। तो ये सारी डिबेट कहाँ है? मैं चाहूंगा कि इन सारे मुद्दों पे बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी
लेकिन समय की बाध्यता है। मैं चाहूँगा इन सारे मुद्दों पे हमारे विद्वान जो वक्ता हैं वो बारी बारी से बात करेंगे।